दोस्तों, ये है प्रयागराज का अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क और हम खड़े हैं इसके गेट नंबर 3 के सामने। इसी पार्क में 27 फरवरी 1931 की सुबह लगभग 10 बजे अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते हुए नर नाहर चंद्रशेखर आज़ाद वीर गति को प्राप्त हुए थे। उस दिन क्या क्या हुआ था यहाँ वो कहानी भी बताऊंगा, पर उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं इस पार्क के बारे में। वर्ष 1870 में अंग्रेजों ने यह पार्क विकसित किया। तब क्वीन विक्टोरिया के बेटे प्रिंस अल्फ्रेड यहाँ आए थे और उन्हीं के नाम पे इस पार्क का नाम अल्फ्रेड पार्क रखा गया। इसका कुल क्षेत्रफल है 133 एकड़ और यह प्रयागराज का सबसे बड़ा पार्क है। यहाँ अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद का स्मारक तो है ही, साथ ही इलाहाबाद म्यूजियम, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और विक्टोरिया मेमोरियल भी हैं। वैसे कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल इससे कहीं बड़ा है और प्रसिद्ध भी। इनके अलावा पार्क में गवर्नमेंट पब्लिक लाइब्रेरी और मदन मोहन मालवीय स्टेडियम भी हैं। पार्क की एंट्री टिकट है 5 रुपया और हर रोज़ तकरीबन 5000 लोग यहाँ आते हैं। इस पार्क में कई गेट हैं और उनके नाम भी शहीदों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे गेट नंबर 1 का नाम है शहीद भगत सिंह द्वार और गेट नंबर 2 का नाम है शहीद राम प्रसाद बिस्मिल द्वार। मैं वर्ष 1986 में भी यहाँ आया था। तब मैं तो छोटा था ही, आज़ाद की प्रतिमा जो यहाँ लगी थी वो भी छोटी थी। आज लगभग 40 साल के बाद मैं आया हूँ इस महावीर बलिदानी की समाधि पर नमन करने। आज 40 साल के बाद, वर्ष 1986 में जब मैं आया था, इन्हीं सीढ़ियों पर मैं बैठा और वो फ़ोटो मेरे पास है तब का, जब मैं आया था यहाँ पहली बार। और एक तरह से उन भावों में, उन कहानियों में खो गया था कि क्या हुआ था 27 फरवरी 1931 की उस सुबह। आज मेरा बेटा मेरे साथ, आज वो 19 साल का है। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ अमर बलिदानी चंद्रशेखर आज़ाद के स्मारक पर, वो जगह जहाँ अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते उस सुबह वीरों के वीर महावीर चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान हुए मातृभूमि पर इस देश की आज़ादी के लिए। दिन था 27 फरवरी वर्ष 1931। यहीं पर वो अंतिम महासमर हुआ। और क्या वो बैकग्राउंड थी, कैसे कैसे हुआ, कैसे पुलिस को पता चला, कैसे पुलिस यहाँ पहुँची, कौन पहुँचे, किसने पुलिस को खबर दी, उस पर भी बात करेंगे। और क्या सच में आखिरी गोली स्वयं को मारी थी, इस पर भी बात करेंगे। ये बहुत सारे अनसुलझे राज आज ऐतिहासिक प्रमाणों की रोशनी में हम उस पर बात करेंगे। तो देखें, 27 फरवरी की सुबह ओल्ड कटरा में जहाँ पे रहते थे चंद्रशेखर आज़ाद, वो वहाँ से निकलते हैं और सुखदेव राज, जो उन्हीं के दल के एक जूनियर मेंबर थे, वो अपने ठिकाने से निकलते हैं। सुखदेव राज उन दिनों काम करते थे चांद पत्रिका, चांद और भविष्य, ये 2 अखबार पत्रिका इनको निकालते थे रामरख सिंह सहगल। उनके यहाँ एडिटिंग डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे थे सुखदेव राज। तो दोनों का तय था कि उस ज़माने में इसे कंपनी बाग, अल्फ्रेड पार्क इसको कहा करते थे, तो यहाँ उनका मिलना होता था। यहाँ के लिए वो आते हैं। सुखदेव राज ने जो पुस्तक लिखी जब ज्योति जगी, उसमें सुखदेव राज जो बताते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं आ रहा था और आगे मैंने ये थॉर्न हिल रोड सामने, आज स्वामी दयानंद मार्ग इसको कहते हैं, तो थॉर्न हिल रोड पे म्योर कॉलेज के सामने, कहते हैं जब मैं पहुंचा मुझे भैया दिखाई दिए। समय तय था, भैया के साथ 2 व्यक्ति और चल रहे थे और जब मैं आ गया तो भैया ने उनको कहा कि ठीक है अब तुम चलो। वो दोनों चले गए। मैंने पूछा भैया से कि ये कौन थे, कहते मैं चेहरा उस समय नहीं देख पाया। तो भैया ने बताया कि वो सुरेंद्र नाथ पांडे और यशपाल थे। खैर वो चले जाते हैं और फिर चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव राज दोनों पार्क में एंटर करते हैं
और इस पूरे पार्क का काफ़ी लंबा इसका हम देखेंगे जो ट्रैक बना हुआ है, जॉगिंग ट्रैक बहुत लंबा है। तो सुखदेव राज लिखते हैं कि हमने पूरा चक्कर लगाया, बातें करते करते क्या करें, अब आगे पार्टी को कैसे बढ़ाएं। ये वो समय था कि जब उनकी पार्टी, वो क्रांतिकारी पार्टी HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके कई सारे क्रांतिकारी लाहौर जेल में, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, जिनको 23 मार्च को फांसी होती है, तो उनकी फांसी का दिन निकट आ रहा है, और कई सारे साथियों को उसी मुकदमे में, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में 7 को लाइफ ट्रांसपोर्टेशन की सज़ा हो चुकी, 2 को, 1 को 7 और 1 को 5 साल की सज़ा हो चुकी। तो वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में हो चुका। इतने सारे साथी इम्पॉर्टेंट मेंबर्स पार्टी के वो नहीं हैं अब, कोई जेल में और कोई फांसी का इंतज़ार, और कुछ शहीद हो चुके। भगवती चरण वोहरा लाहौर में रावी के किनारे जंगल में बम का परीक्षण करते हुए शहीद हो चुके। कानपुर में कुछ दिन पहले वहाँ सालिग्राम शुक्ल, वो शहीद हो चुके। फिर दिल्ली में कई सारी गिरफ्तारियां हुई थी कुछ दिन पहले, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस शुरू हो रहा था। कई सारे साथियों ने गद्दारी भी कर दी है। दिल्ली में कैलाशपति पकड़े गए तो उन्होंने पुलिस को बयान दे दिया, राज खोल दिए। और अब जो बचे हैं थोड़े बहुत, उनमें भी तरह तरह के संदेह उन पर भी हैं। वीरभद्र तिवारी, उन पर भी संदेह है। तो इस हालत में, निराशा के उस वातावरण में, चंद्रशेखर आज़ाद इस उधेड़-बुन में है कि अब आगे इस पार्टी को उठाएं कैसे। तो यहाँ वो सुखदेव राज के साथ घूम रहे हैं और मंत्रणा कर रहे हैं, और घूमते घूमते आके फिर वो बैठ जाते हैं। यहाँ जामुन का पेड़ हुआ करता था उस ज़माने में, अब भी है, ये बाद में लगाया गया। तो वो बैठ के चर्चा कर रहे हैं, तभी सामने एक मोटर आके रुकती है और उसमें से एक अंग्रेज अफसर उतरता है, पुलिस अफसर, नॉट बावर, सुपरिंटेंडेंट CID। वो उतरता और उसके साथ सादा कपड़ों में कुछ जगह 2 सिपाहियों का जिक्र है, कुछ जगह 3 का जिक्र है, तो 2 या 3 जो भी रहे हों वो उतरते हैं। तो तकरीबन 10 गज का जब फासला रह जाता है, जैसा नॉट बावर बताता है, और जैसे उस टाइम CID के जो पूरे इस संयुक्त प्रांत तब कहते थे, उत्तर प्रदेश नहीं कहते थे, यूनाइटेड प्रोविंस का जो हेड CID होता था, ST हॉलिन्स, उसने भी एक किताब लिखी आगे जाके, नो 10 कमांडमेंट्स। तो वो जैसा बताते हैं और जैसा इन साथी क्रांतिकारियों ने बताया, तो ये पेड़ के नीचे बैठे हैं और तकरीबन 10 गज के फासले से नॉट बावर पूछता है, Who are you? What are you doing here? और हाथ में पिस्तौल नॉट बावर के। आज़ाद देख लेते हैं, समझ जाते हैं कि हाँ बिल्कुल अब अंतिम समर का समय आ गया है। तो वो जैसे पिस्तौल निकालते हैं, उससे पहले नॉट बावर की गोली आज़ाद की दाईं जांघ में लगती है। अब आज़ाद खड़े नहीं हो सकते थे, बहरहाल वो बैठे बैठे वो फायर करते हैं। दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, इधर आज़ाद और उधर से नॉट बावर और उनके पुलिस वाले। एक मोलसरी का पेड़ यहाँ कहीं हुआ करता था, उसकी आड़ नॉट बावर ले लेता है। दोनों ओर से गोलियां चल रही हैं। तभी यहाँ इधर पीछे तकरीबन 50-60 गज पीछे एक नाला है, अब वो कवर कर दिया गया है, वहाँ एक नाला है। उस नाले की उस खाई में, उस ट्रेंच में छिपके वहाँ डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस CID ठाकुर विश्वेश्वर सिंह, वो अपने जवानों के साथ उधर से गोलियां चला रहे हैं। तो उधर से गोलियां चल रही हैं, सामने से गोलियां चल रही हैं, आज़ाद हैं। और जब आज़ाद की दाईं जांघ में गोली लग चुकी और फिर एक गोली, दूसरी गोली उनको जो लगती है वो उधर से पीछे से आती है और वो दाईं बाजू को कंधे के थोड़ा नीचे से हिट करती है और फिर राइट की तरफ से अंदर घुसते हुए राइट लंग में, दाएं फेफड़े में जाके वो गोली फंस जाती है। तो अब देखें, 2 गोलियां लग चुकी, एक राइट थाई और दूसरी बाजू को कंडम कर चुकी है और अब फेफड़े में फंसी है। लेकिन वो नर नाहर हिम्मत नहीं हारता है, वो बाएं हाथ से गोलियां चला रहा है और सुखदेव राज को कहते हैं कि शिराज तुम भाग जाओ, मैं लड़ता हूं, तुमको मैं बचाऊंगा। सुखदेव राज निकल जाते हैं। हालांकि सुखदेव राज पर भी ये बहुत एतराज़ हुआ
कि तुम अपने सेनापति को छोड़ के कैसे आ गए ऐसे। वो अपने स्पष्टीकरण में कहते हैं कि नहीं, मुझे आदेश था तो मुझे आना पड़ा। बहरहाल सुखदेव राज निकल जाते हैं और बाहर जाके एक साइकिल से कोई जा रहा था तो इनके पास भी पिस्तौल थी, तो उससे वो साइकिल छीन लेते हैं और सुखदेव राज निकल जाते हैं। वो सीधा फिर भविष्य की चांद की प्रेस में चले जाते हैं और राम रख सिंह सहगल को बताते हैं ऐसे ऐसे हुआ, और वहाँ रजिस्टर में हाजिरी लगा देते हैं, उस दिन की हाजिरी वहाँ दिखाते हैं। बहरहाल अब ये लड़ रहे हैं, बाएं हाथ से लड़ रहे हैं, तभी एक गोली इनकी नॉट बावर के बाजू पे लगती है, हाथ से पिस्तौल गिर जाता है। लेकिन नॉट बावर के साथ तो बहुत हैं कवर देने वाले। उधर पीछे से जो गोली चलाई थी विश्वेश्वर सिंह ने, तो घूम के देखते हैं आज़ाद उधर, और एस.टी. हॉलिन्स अपनी पुस्तक नो 10 कमांडमेंट्स में, वो तो अंग्रेज CID हेड है पूरे प्रांत का, वो ये लिखते हैं कि सीइंग द डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट्स हेड राइट ओवर द टॉप ऑफ द बुश 58 यार्ड्स अवे, उन्होंने वो डिस्टेंस मेजर किया है 58 यार्ड्स अवे, 58 गज दूर, टुक केयरफुल एम, बिल्कुल ध्यान से निशाना लगाते हैं और कहते हैं एंड फायर्ड द बुलेट स्ट्रक डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट्स जॉ। दिस वाज अ वंडरफुल शॉट बाय द बिग मैन बट इट वाज हिज लास्ट। तो वो अंग्रेज, वो दुश्मन जिनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे थे, वो भी ये लिखते हैं कि दिस वाज अ वंडरफुल शॉट बाय द बिग मैन, उस बड़े व्यक्ति का वो अद्भुत निशाना था। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक के साथ साथ हाइप भी कर लीजिए। फेफड़े में गोली फंसी है, थाई पे, बाजू पे गोली, और फिर 58 गज दूर जो गोली चली तो वो ठाकुर विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा तोड़ देती है। खैर वो लड़ते हैं और फिर जिसके ऊपर बहुत लोगों को लगता है और मानते हैं, अक्सर हम सब यही बचपन से पढ़ते आए, सुनते आए कि अंतिम गोली बची थी और फिर वो आज़ाद ने स्वयं को मार ली थी, लेकिन प्रमाण इसके विपरीत हैं, वो सत्य नहीं है। उन्होंने अपनी जान नहीं ली, अंतिम श्वास तक लड़े थे। दाएं जो गोली सर में लगी है वो स्वयं को नहीं मारी थी। और प्रमाण क्या है इस बात के, उस पर बात करते हैं। पहली बात कि सुखदेव राज स्वयं ये लिखते हैं कि जब मैं वहाँ से भागा तो भैया की दाईं बाजू अब काम नहीं कर पा रही थी, वो बाईं से गोली चला रहे थे। तो बाएं हाथ से कोई गोली चलाएगा तो स्वयं को यूं घूम के नहीं मारेगा, ऐसे मारेगा। गोली दाईं तरफ लगी है। दूसरी बात, अगर गोली आप कनपटी के पास रख के चलाएंगे तो स्किन जलेगी, बाल जलेंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दूसरा, बिल्कुल साथ रख के जब चलाएंगे तो गोली आर पार निकलेगी, वो भी नहीं हुआ था। ये गोली भी सिर में फंसी थी, दाईं तरफ से एंटर करके सिर में फंसी थी। चौथा, 16 अनयूज्ड बुलेट्स वहाँ पे मिली हैं, आखिरी नहीं थी। 22 एम्प्टी शेल थे, यानी कि खाली कारतूस चले हुए, और बाएं हाथ के पास ही मिले हैं वो, और 16 अनयूज्ड थे। तो 16 अनयूज्ड भी मिलते हैं। बाएं हाथ से वो गोली चला रहे हैं, दाईं तरफ से गोली अंदर एंटर करती है, तो कोई कारण नहीं है कि वो स्वयं को गोली मारेंगे। स्वयं को गोली मारने के लिए नहीं थे वो, एक गोली भी बची होती तो दुश्मन के लिए होती। तो यहाँ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। अब एक सवाल उठता है कि पुलिस को पता कैसे चला। यहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत लोगों पर इल्ज़ाम लगते हैं। एक तो यहाँ के एक दुकानदार ही, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम बहुत लोग, आज भी ऐसा यहाँ लोकल भी हैं। कल भी मैं जब म्यूज़ियम में आया था तो वहाँ एक लड़की रिसर्च स्कॉलर है यूनिवर्सिटी की, तो उसने मुझे कहा कि सर वो फलां नेत्राम, उन लोगों ने खबर दी थी। मैंने कहा नहीं, वो भी एक अफवाह है, उन्होंने कोई खबर नहीं दी थी, कोई प्रमाण नहीं है। कुछ लोग जवाहरलाल नेहरू को भी कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से मिल के आए थे उस सुबह आनंद भवन में, और फिर जवाहरलाल नेहरू ने सूचना दे दी, पर वो भी सही नहीं है। वो सही क्यों नहीं है? वो सही इसलिए नहीं है कि उस सुबह जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में थे ही नहीं। दोस्तों, मैं खड़ा हूँ आनंद भवन के प्रांगण में, मेरे ठीक पीछे आनंद भवन
ये नेहरू फैमिली का घर, और इसमें अगर उधर पीछे देखें, यहाँ पीछे, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, वो पीछे जो येलो कलर का दिख रहा है ना बिल्डिंग, वो है स्वराज भवन। पहले उन्होंने स्वराज भवन बनाया। आनंद भवन तो आई थिंक 1927 में बना। यहाँ इसके प्रांगण में चंद्रशेखर आज़ाद आए। कम से कम 2 बार उनके आने का अपने को पता चलता है। एक बार it was in 1930 when he came over here to meet मोतीलाल नेहरू। वैशंपायन, विश्वनाथ वैशंपायन जो क्रांतिकारी थे, साथी थे चंद्रशेखर आज़ाद के झांसी से ही, वो लिखते हैं अपनी पुस्तक में, जो उन्होंने बायोग्राफी लिखी चंद्रशेखर आज़ाद की, उसमें वो लिखते हैं कि वर्ष 1930 में वो चंद्रशेखर आज़ाद दोनों यहाँ आते हैं और यहीं इसके लॉन में, कहते हैं मैं तो यहीं बैठ गया, भैया अंदर गए मोतीलाल नेहरू से मिलने, और राज ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, उनके साथ पहले से बातचीत हो रखी थी, तय हो रखा था, तो वो लेके उनको अंदर गए और मोतीलाल नेहरू से अंदर उनकी मीटिंग हुई क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में। दूसरी बार चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ आए जवाहरलाल नेहरू से मिलने। लोग कहते हैं कि सुबह सुबह मिल के चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से गए और जवाहरलाल नेहरू ने पुलिस को खबर कर दी, और फिर अल्फ्रेड पार्क में पुलिस पहुँच गई, अंग्रेज़ों की पुलिस, और चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए। तो कि पुलिस को भेजने में कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, ऐसा कुछ लोगों का कहना है, पर वो सत्य नहीं है। आए थे चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे, लेकिन 27 फरवरी की सुबह नहीं, उससे कुछ दिन पहले। क्यों? 27 फरवरी को तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ थे ही नहीं, और इसके अकाट्य प्रमाण है कि वो यहाँ नहीं थे। कहाँ थे जवाहरलाल नेहरू? दिल्ली में थे। क्यों थे दिल्ली में? वहाँ गांधी इरविन टॉक चल रही थी, गांधी इरविन की बातचीत चल रही थी, 8 दौर की बातचीत हुई थी, और तब 5 मार्च को समझौता हुआ था जो गांधी इरविन पैक्ट कहलाता है। 17 फरवरी से वो मीटिंग शुरू हुई। गांधी जी भी पहले यहाँ थे। 26 जनवरी को यरवदा जेल से वो फ्री हुए, जेल से उनको छोड़ा गया, पुणे की यरवदा जेल से, वो यहीं आए थे सीधे। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू उन दिनों बीमार थे, तो उनकी, वो बीमार हैं, उनका हालचाल भी पूछ लेंगे। और अब जेल से कांग्रेस के नेता 26 जनवरी को गांधी जी ही नहीं, और भी कई सारे नेता उसी दिन रिहा हुए थे। तो ये तय हुआ था कि यहीं कार्यकारिणी की बैठक होगी। तो इसी में हमने अभी देखा भी कि एक कमरा उन्होंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, जहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग का उन्होंने दिखा भी रखा कैसे यहाँ पे मीटिंग होती थी। तो यहाँ मीटिंग हुई, कई दिन हुई। फिर 6 फरवरी को मोतीलाल नेहरू की डेथ हो जाती है, और मोतीलाल नेहरू की अंतिम यात्रा में भी चंद्रशेखर आज़ाद शामिल हैं। उस भीड़ में, रास्ते में वो शामिल हुए हैं। तो खैर, उनकी डेथ होने के बाद फिर यहाँ तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कोई मीटिंग होने का मतलब नहीं था, तो बाकी लीडर्स यहाँ से चले जाते हैं। 14 फरवरी को गांधी जी लॉर्ड इरविन को पत्र लिखते हैं यहीं से। तो गांधी जी लॉर्ड इरविन से मीटिंग के लिए टाइम मांगते हैं 14 फरवरी को पत्र लिखकर। 16 की अर्ली मॉर्निंग टेलीग्राम आता है लॉर्ड इरविन का, हु वाज द वाइसराय एट दैट टाइम, कि आप आ सकते हैं मीटिंग के लिए। तो फिर 16 फरवरी को गांधी जी यहाँ से चले जाते हैं दिल्ली। पिता की 13वीं करके जवाहरलाल नेहरू भी दिल्ली चले जाते हैं। वहाँ गांधी जी रुके हुए थे दरियागंज में डॉक्टर अंसारी के घर पे, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वहाँ मीटिंग होती थी हर रोज़। गांधी जी लॉर्ड इरविन से जाते थे चर्चा करने, पर जाने से पहले क्या बातें हों, किस तरह किस बात पे मैं एग्री करूं, किस पे मैं डिसएग्री करूं, ये अपनी मर्जी से तय नहीं कर सकते थे। कांग्रेस वर्किंग कमेटी से डिस्कस करके ही वो सब होता था। तो खैर, अब वहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अध्यक्ष कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू वो भी वहाँ हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं 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 वो यहीं रहे होंगे, और ऐसे ही कह रहे हैं कि वो वहाँ थे। तो देखिए इसके प्रमाण हैं। 23 फरवरी को दिल्ली से ही जवाहरलाल नेहरू ने पत्र लिखा है बिधान चंद्र रे, जो बंगाल के बहुत बड़े कांग्रेस के नेता थे, उनको पत्र लिखा है, वो अवेलेबल है। 28 फरवरी को वहीं से अपनी बहन विजय लक्ष्मी पंडित को पत्र लिखा है 28 फरवरी को, और वो पत्र भी अवेलेबल है। उसमें तो यहाँ तक लिख रहे हैं कि लगता है लंबे समय के लिए फिर जेल जाना होगा। क्यों?
कि जो वार्ता कई दिन से चलती जा रही थी गांधी जी और इरविन के बीच, उसमें डेडलॉक आ गया था और ऐसा लग रहा था समझौता नहीं होगा और फिर से जेल भेज दिए जाएंगे। तो वो लिख भी रहे हैं कि शायद फिर से तैयार रहना होगा लंबी जेल के लिए, और कहते हैं सोमवार के बाद शायद में, पर उससे पहले घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, तो एक बार मैं आनंद भवन आने की कोशिश करूँगा सोमवार के बाद। तो पत्र भी अवेलेबल है। खैर, यही दुर्गा भाभी भी थी, यही सुशीला दीदी भी थी। उन दोनों को, जैसा उन दोनों ने बताया भी है कि हमें भैया ने, यानी चंद्रशेखर आज़ाद ने हमें दिल्ली भेजा। सुशीला दीदी लिखती हैं कि 26 फरवरी को हम दिल्ली आई हैं, गई हैं यहाँ से। क्यों गई हैं? कि गांधी जी से बात करो वहाँ जाके कि समझौता जो करने जा रहे हो, उस समझौते में भगत सिंह की फांसी को मुद्दा बनाना है कि समझौता तभी हो जब भगत सिंह की फांसी रद्द हो। गांधी जी से बात करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ से सुशीला दीदी और दुर्गा भाभी को भेजा, और वो भी यहाँ आए थे। जैसा मैंने बताया, जवाहरलाल नेहरू से मिले थे कुछ दिन पहले। वो भी इसी वजह से आए थे कि जवाहरलाल नेहरू से बात करें, उनको समझाएं, और जवाहरलाल नेहरू फिर गांधी जी को मनाएं। तो खैर, जवाहरलाल नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसका विवरण देते हुए कहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु से कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद चंद्रशेखर आज़ाद मुझसे यहाँ मिले थे और इस विषय पर चर्चा हुई थी उनकी। हालांकि ऑटोबायोग्राफी में जब वो ये रेफरेंस दे रहे हैं तो बार बार टेररिस्ट, लीडर ऑफ टेररिस्ट ग्रुप ऐसे लिख रहे हैं, जो घोर आपत्तिजनक होता है आज की सेंस में पर्टिकुलर। उस ज़माने में हालांकि टेररिस्ट और टेररिज्म की डेफिनेशन वैसी नहीं थी जैसी आज है। खैर, वो एक अलग विषय है। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद मिले थे कुछ दिन पहले, और दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी, जैसा मैंने कहा कि वो 26 फरवरी को यहाँ से दिल्ली गई गांधी जी से मिलने, तो वो भी बताती हैं कि जब वो डॉक्टर अंसारी के घर पे गई गांधी जी से मिलने, तो गांधी जी से मिलने से पहले उनको जवाहरलाल नेहरू मिले, और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि समथिंग मस्ट बी डन, कि कुछ ज़रूर होना चाहिए, करना चाहिए इस विषय में। तो जवाहरलाल नेहरू के दिल्ली में होने का प्रमाण दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी देती हैं, वो गवाही देती हैं। 2 पत्र उनके स्वयं के, एक 23 तारीख का, एक 28 तारीख का, जैसे मैंने बताया, वो अवेलेबल हैं। फिर और कई सारे कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स हुई। नेताजी सुभाष की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल, उसमें वो भी बता रहे हैं उन दिनों की कांग्रेस वर्किंग कमेटी सारी वहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी। फिर मौलाना आज़ाद भी जिक्र करते हैं अपनी पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में कि वहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी सारी है। फिर कांग्रेस का इतिहास लिखा पट्टाभी सीतारामैया ने, वो भी इस बात का जिक्र करते हैं। तो यहाँ जवाहरलाल नेहरू तब नहीं थे। अब फिर बाकी कौन थे पुलिस को कैसे पता चला अगर नेहरू नहीं? तो देखिए, जो साथी हैं आज़ाद के, उनमें भी सब एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वीरभद्र तिवारी पर इल्ज़ाम है। सुखदेव राज ये कहते हैं कि जब हम वॉक कर रहे थे, इसी पार्क में सैर कर रहे थे, तो भैया ने कहा सड़क पे कोई सामने थॉर्न हिल रोड पे, इसी सड़क पे कोई व्यक्ति जाता दिखता है, और वो कहते हैं कि भैया ने कहा कि वीरभद्र जा रहा है। कहते हैं जब मैंने देखा उधर तो मैं उसकी पीठ देख पाया, फेस में नहीं देख पाया, कि वीरभद्र तिवारी सामने से जा रहा था। वीरभद्र तिवारी का सीआईडी के इंस्पेक्टर शंभूनाथ से बड़ा नज़दीकी रिश्ता था, पड़ोसी भी थे वो कानपुर में। तो वीरभद्र तिवारी पर भी संदेह करते हैं। प्रमाण तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह सकें कि यस ऐसा ही हुआ था। सतगुरुदयाल अवस्थी, उस पर भी इल्ज़ाम, कुछ लोग साथी क्रांतिकारी उस पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि सतगुरुदयाल अवस्थी, उसका एक महिला थी इसी पार्टी में, खोकी नाम, उसको खोकी भी कहते हैं, माया देवी भी कहते हैं, कि खोकी के साथ सतगुरुदयाल अवस्थी का रिश्ता था और भैया को ये बात पसंद नहीं थी। कानपुर से भैया ने खोकी को वहाँ से अलग करवा दिया था और खोकी फिर रह रही थी यहाँ दुर्गा भाभी के साथ, तो इसलिए शायद उसने कर दिया। ऐसा ये भी आरोप है, मैं ये कह रहा हूँ, इनमें से प्रमाण कोई नहीं है, ये आरोप हैं। सतगुरुदयाल अवस्थी वो अपनी पुस्तक लिखते हैं, वो खोकी के बारे में बताते हैं कि भाई उसकी जो माँ थी, मासी माँ, वो कहते थे कि उसके पति वो क्रांतिकारी थे,
वो बंगाल में वो शहीद हो चुके थे और बाद में ये भी अरेस्ट हुई, खोकी भी, और डायनामाइट्स इसके पास थे और फिर अलीपुर जेल में उसने सुसाइड कर लिया था। ऐसा सदगुरुदयाल अवस्थी खोकी के बारे में लिख रहे हैं। तो इन पर भी इल्ज़ाम, यशपाल पर भी इल्ज़ाम लगता है। बल्कि एक लेटर सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है पिछले कुछ समय से, जिसमें अंग्रेज़ अफसर ही लिख रहे हैं कि भाई देखिए ये हमारी एसेट है, इसका ज़रा ख्याल रखना। 47 में एक पत्र लिखते हैं, उस पर भी इल्ज़ाम है। तो आपस में भी अच्छा, सुखदेव राज पर भी यशपाल एतराज़ कर देते हैं कि सुखदेव राज देखिए दिल्ली में धनवंतरी के साथ था, धनवंतरी अरेस्ट हो जाता है, ये चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। जगदीश राज के साथ था, लाहौर में जगदीश राज शहीद हो जाता है उस इनकाउंटर में और ये चुपचाप गिरफ्तार हो जाता है। तो कहते हैं इसके साथ ये हमेशा मौके से निकल जाता है। तो सुखदेव राज पर भी एतराज़ करते हैं। तो फिर सच क्या है? अब ये तो कहना बड़ा कठिन है कि क्या इनमें से किसी ने पुलिस को सूचना दी थी। अंग्रेज़ों की यदि सुने तो एसटी हॉलिन्स और नॉट बावर वो दोनों ये कहते हैं कि सुबह डीएसपी विशेश्वर सिंह और एक डालचंद नाम का एक इंस्पेक्टर है सीआईडी का ही, कि वो दोनों भी यहाँ सैर कर रहे थे। अभी हम जब आए हैं तो देखें यहाँ पे सैकड़ों लोग सैर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि सैर कर रहे थे तो उनको दो व्यक्ति दिखाई दिए। विश्वेश्वर सिंह को संदेह हुआ, इनकी कदकाठी, इनके साथियों ने कई सारे जो भी गिरफ्तार होने के बाद जिन्होंने बयान दिए उन्होंने कदकाठी बता रखी थी कि उससे आइडिया था। उनको शक हुआ कि ये शायद आज़ाद हैं। तो विश्वेश्वर सिंह ने अपना अर्दली भेजा नॉट बावर को बुलाने के लिए। तो विश्वेश्वर सिंह अपनी टीम के साथ आ गए और दूसरी तरफ से नॉट बावर अपनी टीम के साथ आ गया कि किसी ने बताया नहीं था, वो कदकाठी से अनुमान लगाया था, ऐसा उनका कहना है। हम जहाँ खड़े हैं ये तो प्रतिमा है, ये तो वो जगह जहाँ पर वो संघर्ष हुआ। और पीछे जो पेड़ हम देख रहे हैं, जामुन का ये पेड़, ये बाद में लगाया। और इसके पीछे बड़ी मज़ेदार कहानी है। कहानी ये है कि यहाँ जो जामुन का पेड़ हुआ करता था, अच्छा बड़ा पेड़ था, उस पेड़ की आड़ लेके चंद्रशेखर आज़ाद गोलियां चला रहे थे। वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, ज़ख्मी थे, उनकी राइट थाई में गोली लग चुकी थी शुरू में ही। तो अब हुआ क्या, इस यहाँ जो जामुन का पेड़ था, उस जामुन के पेड़ की आड़ लेके चंद्रशेखर आज़ाद गोलियां चला रहे थे। यहीं वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो फिर अगले दिन से लोगों ने क्या किया, उस जामुन के पेड़ पर फूल अर्पित करने शुरू कर दिए। और अंग्रेज़ों ने देखा कि जामुन के पेड़ पर फूलों की मालाएं इतनी, जामुन का पेड़ फूलों की मालाओं से लद गया था, खूब लोग फूल अर्पित कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने जब ये देखा तो परेशान हुए, तो उन्होंने जामुन का वो पेड़ कटवा दिया था। वो निशानी मिटा देना चाहते थे कि ये शहीद का स्मारक, ये पेड़ ही स्मारक बन गया। तो उस निशानी को मिटाने के लिए अंग्रेज़ों ने वो पेड़ कटवा दिया। बाद में लोगों ने नया जामुन का यहाँ पर एक पौधा रोपा। तो आज ये जामुन का पेड़ सिंबल है कि हाँ जी, इस पेड़ की आड़ में। एक और बड़ी दिलचस्प बात अपने को पता चलती है कि चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ जो जामुन का पेड़ था उसकी आड़ लिए हुए थे, और इधर कहीं मौलसरी का पेड़ था उसकी आड़ लिए हुए थे नॉट बावर। तो आज़ाद यहाँ से नॉट बावर पे जो निशाना लगा रहे थे, तो कुछ गोलियाँ चूँकि पेड़ की आड़ ले रखी थी नॉट बावर ने, तो पेड़ पे गोलियाँ लगी हैं। तो पेड़ पे जो गोलियां लगी वो 6 फुट की हाइट तक ही लगी मिली थी, निशान 6 फुट की हाइट तक थे। यानी कि ज़ख्मी होने के बाद भी जो निशाने उनके थे वो बिल्कुल सही जा रहे थे। और जामुन का यहाँ जो पेड़ था, उस पेड़ पे जो निशान मिले हमें, उनके बारे में ये बताया जाता है कि वो 10-12 फुट की ऊंचाई तक निशान थे। यानी अंग्रेज़ों ने जो गोलियां चलाई वो पेड़ पर 10-12 फुट ऊंचाई तक लगी हैं। तो वो कैसे हुई होंगी, शायद वहाँ से जो गोलियां चल रही थी, जो 58 गज दूर जैसा एसटी हॉलिन्स ने लिखा है,
वहाँ से विश्वेश्वर सिंह और उसके साथी गोलियाँ चला रहे थे, तो उस डिस्टेंस से जो गोलियाँ चलाई वो एलिवेशन ज़्यादा होके वो 10-12 फुट की हाइट तक गई थी। तो यानी कि उनका निशाना उतना परफेक्ट नहीं है। आज़ाद का निशाना इतना सही है कि एक गोली नॉट बावर को ज़ख्मी करती है, उसके हाथ पे लगती है, एक गोली विश्वेश्वर सिंह का जबड़ा तोड़ देती है, और इस तरह लड़ते लड़ते आज़ाद शहीद होते हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ इधर वो नाला है, इसी नाले की आड़ में ठाकुर विश्वेश्वर सिंह और उसके सिपाही थे, और एसटी हॉलिंस जो सीआईडी का डीआईजी है, पूरे स्टेट का उस टाइम हेड होता था डीआईजी सीआईडी में। तो जो हॉलिंस लिखता है, हॉलिंस ये कहता है कि उस खाई में, उस नाले में, और उस नाले के साथ कुछ फूल भी थे, यहाँ फूल लगा रखे होंगे। तो कहते हैं कि आज़ाद को उस नाले के साथ जो फूल थे, उन फूलों की जो झाड़ियाँ थी, झाड़ियों के ऊपर सिर दिखा था सिर्फ विश्वेश्वर सिंह का। तो वहाँ, और एसटी हॉलिंस बताता है कि 58 यार्ड्स, यानी कि जहाँ वो लड़ाई हुई, चंद्रशेखर आज़ाद की जहाँ प्रतिमा है, वहाँ से 58 यार्ड्स, तो उन्होंने मेज़र करके देखा होगा इतनी प्रिसाइजली जब वो लिख रहे हैं। तो यहाँ से गोलियाँ विश्वेश्वर सिंह चला रहा है, और उधर सामने से नॉट बावर चला रहा है, दोनों के साथ सिपाही हैं, वो गोलियाँ चला रहे हैं, और बीच में एक योद्धा अकेला, नर नाहर चंद्रशेखर आज़ाद। और जब इधर से गोलियाँ चली, आज़ाद वहाँ से घूम के निशाना लेते हैं, और यहाँ जहाँ विश्वेश्वर सिंह था उसका जबड़ा तोड़ती हुई वो गोली निकल जाती है। जैसे कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल बना, क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में अंग्रेज़ों ने वहाँ बनाया, वो तो बड़ा है ही है। यहाँ प्रयागराज में भी एक मेमोरियल बनाया गया था क्वीन विक्टोरिया की मेमोरी में, वो भी इसी पार्क में ही है। हाँ, इसी पार्क के अंदर। तो देखिए साहब, इसी एक पार्क में कितना कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ क्वीन विक्टोरिया का मेमोरियल है जिन्होंने इस देश को गुलाम बनाया, दूसरी तरफ वीरों के वीर चंद्रशेखर आज़ाद का मेमोरियल है जो यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए उन्हीं अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ते हुए। तो ये थी तीर्थ यात्रा प्रयागराज में अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।